हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का चैप्टर 10 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चल रहा है चैप्टर, उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों को वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो लोग बगल में आई बटन यहाँ पे दिख रहा होगा साइड में, प्लेलिस्ट का लिंक, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 सो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाई cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनको देख लेते हैं। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी और होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारी ये दो आइडेंटिटी यूज होनी है। क्लियर, अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो हमारे पास गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग cot थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो cot थीटा, सबसे पहले cot थीटा इज इक्वल टू होता क्या है 1/tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू पुट कर दो तो हमको क्या मिलेगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/√7। ठीक है, आगे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा √7 किसका, cot थीटा का वैल्यू। ठीक है, cot थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा √7। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाई cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। प्रूव हमको क्या करना है 3/4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, यहाँ पे लिख लो LHS। क्लियर, अब cosec स्क्वायर थीटा है हमारे पास, इसकी जगह देखो हम अपने इस आइडेंटिटी से क्या पुट कर सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ cosec की जगह रखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन इसको हमें क्या करना है ब्रैकेट में रखना, क्योंकि पहले हमारा नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, फिर से वही cosec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन लगा तो हमें ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू माइनस साइन के बाद किसी एक चीज का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं और वो 2 टर्म या 3 टर्म्स के बीच में है, या फिर कह लो कि उस जो एक टर्म था उसकी जगह हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उसमें 2 टर्म है या 3 टर्म है या 4 टर्म है, तो हमें क्या करना है उसके पहले फिर माइनस साइन पूरा जो हमारा वैल्यू पुट कर रहे हैं उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन जो होता है बाद में उसमें चेंजेस ला देता है। ठीक है, ये बेसिक हमारा बॉर्डमॉस का रूल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको और सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो सॉल्व कर लो, यहाँ पे 1 और यहाँ 1 है तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर, एक चीज देखो यहाँ पे +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है √7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
√7 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा बचा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, तो माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या 1/√7, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1/√7 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 2 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू √7 स्क्वायर है, तो √7 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा मीन्स की 1/√7 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करो। √7 का स्क्वायर होता है 7 माइनस ये हो जाएगा 1/7 टोटल का डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 प्लस 1/7। क्लियर। अब हम लोग करते क्या है कि बेसिस इक्वल करते हैं। यहाँ पे इसका बेस इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 माइनस 1/7 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसको अगर 7 to 9 और 9 को हम लोग क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 63/7। ठीक है, बेस इक्वल करके हमने सारा ऐड कर लिया। क्लियर। आगे सॉल्व करो उसको तो ये हो जाएगा हम लोगों का 48/7 इंटू ये हम ऊपर ले जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 7 बाई हो जाएगा ये 63। ठीक है, एक चीज और देखो कि यहाँ पे 7 और 2 9 63 164 होगा भाई। ठीक है, 1 भी तो ऐड करना पड़ेगा 64 और यहाँ भी हो जाएगा 64। क्लियर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं स्मॉल कर लेते हैं 16 3 और 16 4। ठीक है, हमें क्या मिल गया ऊपर हमारे पास सिर्फ 3 बचा और नीचे हमारे पास 4 बच गया। ये चीज हमको प्रूव करना था यहाँ पे 3/4। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है। जिसको नोट करना वो लोग नोट कर सकते हैं, बाकी हम लोग इसको इरेज करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर आप लोगों को डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज करके भी अपना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी डाउट है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय tan थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, हमारे पास sec थीटा का वैल्यू गिवन है और हमें sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो गिवन क्या है हमारे पास sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। क्लियर। अब आते हैं हम लोग चूंकि हमें sin थीटा cos थीटा tan थीटा और cot थीटा सभी का वैल्यू चाहिए तो इसके लिए हमारे पास एक ही है कि हम अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इन सभी जो हमारी वैल्यूज हैं या फिर जो सारे टर्म्स हैं उनकी क्या करें रेशियो फाइंड कर लें। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे वैल्यू को पुट करके। क्लियर। तो अगर हम लोग आ जाए अपने राइट एंगल ट्रायंगल पे, चूंकि हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। ठीक है, सेक थीटा का अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो क्या होता है सेक थीटा का हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा और बेस हो जाएगा 4। ठीक है, हमें क्या करना है कि परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, आप लोग सभी जो भी रेशियोज हैं उनको याद करके रखिए कि किस टर्म का क्या रेशियो होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वैल्यू लिख कर लो अगर तो ये हो जाएगा a b एंड c। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का bc स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। हमें चाहिए ac स्क्वायर, तो ac स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा bc स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर। क्लियर। AC हमारे पास क्या है सॉरी AC फाइंड करना है तो AC को हम लोग AC स्क्वायर ही पढ़ा रहने देंगे। BC हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो यहाँ से हो जाएगा AC इज इक्वल टू √9। क्लियर। AC स्क्वायर जो है स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, AC हम लोगों का यहाँ से आ जाएगा 3।
कोई दिक्कत। AC दैट मीन्स इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमारा आ जाएगा 3 यूनिट। क्लियर, चूंकि यहाँ पे कोई लेंथ दिया नहीं, लेंथ का कोई यूनिट दिया नहीं, तो हम लोग 3 यूनिट सिंपली बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अब आते हैं अपने फॉर्मूले में। चाहो यहाँ से तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसको लिख लो। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का वैल्यू हमारा आ जाएगा 3/5। फिर हमें चाहिए कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा लिख लो। कॉस थीटा का क्या होता है रेशियो, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4/5। अच्छा, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, तो सेक का 5/4 होता है, तो कॉस का 4/5 हो जाएगा, जस्ट उल्टा। ठीक है, फिर आते हैं टैन थीटा पे। टैन थीटा सबसे ज्यादा लोगों को याद रहता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4। एंड उसके बाद हमें चाहिए कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, टैन का रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, सारे हमारे पास वैल्यू मिल गए हैं। हम सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। साइन थीटा डायरेक्टली यहाँ से आप लोग एक स्टेप और लिखिएगा, हम डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा का 3/5, तो हो जाएगा 3/5 माइनस 2 इंटू कॉस का क्या हो जाएगा 4/5। क्लियर, होल डिवाइडेड बाई टैन थीटा। टैन थीटा का हमारा 3/4 माइनस कॉट का हो जाएगा 4/3। क्लियर, ऊपर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का 3/5 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8/5 होल डिवाइडेड बाई बेस इक्वल कर लो, बेस क्या हो जाएगा इसका 12। ठीक है, 4 3 12 और 3 से हम मल्टीप्लाई करोगे 9 माइनस 16। ओके, आगे इसको सॉल्व करूँ या फिर यही सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू क्यों, इसको हम सॉल्व करके ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 9 में से 16 माइनस होगा तो बचेगा कितना, 9 में से 16 माइनस होगा तो माइनस का 7 बच जाएगा। ठीक है, और नीचे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस का 7/12, उसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 12/-7। क्लियर, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 12/7। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। कहीं भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। क्लियर, थोड़ा सा बेसिक जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है वो आप लोगों को आ रहा तो फिर डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने कई जगह पे क्या किया, डायरेक्ट कर दिया। आप लोग उसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप लोग उसको एक प्रॉपर वे में करते जाएंगे। ठीक है, बेसिक जो भी कैलकुलेशन वो प्रॉपर होना चाहिए, भाई इस स्टेप के बाद ये स्टेप होगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस 1/tan थीटा बाय 2 tan थीटा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें cos थीटा का वैल्यू हमारे पास है कितना, 3/5। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की बात करें या फिर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा cos होता है उसका रेशियो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे 3 हो जाएगा और हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। तो अगर हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें तो 3 4 5 होता है, दैट मीन्स ये साइड हमारा 4 हो जाएगा। आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लेके चलना है और उसको वैसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ हमें याद था पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये होता है 3 4 5, तो हम लिख दिया। या फिर पिछले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो वहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व किया था, तो 3 5 के अलावा एक साइड हमारा क्या आया था, 4 आया था, तो सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, उसको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करके ही वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर अप्लाई करना नहीं आ रहा तो पिछले क्वेश्चन से देख सकते हैं आप लोग। अगर पिछला क्वेश्चन देखे हैं तो आपको पता होगा कैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो cos थीटा का वैल्यू हमारे पास 3/5 है। तो अगर हम लोग tan थीटा की बात करें, tan थीटा हमारे पास आ जाएगा 4/3। और अगर sin थीटा की बात करें तो sin थीटा हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, दैट मींस 4/5। ठीक, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है, sin थीटा माइनस 1/tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा। क्लियर,
साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करो 4/5 माइनस 1/tan थीटा हमारा क्या है 4/3 होल डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा तो 2 × 4/3। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। 4/5 है यहाँ पे, ठीक है, 4/5 माइनस ये 4/3 जो है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3/4 होल डिवाइडेड बाई 2 × 4 8/3। कोई दिक्कत? इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इसका बेस इक्वल करना पड़ेगा तो 4 5 20। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे कि एलसीएम कब लेने की जरूरत होती है और कब हमें बेस के दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो 4 देखो 4 और 5 है, अगर हम लोग इसके फैक्टर करें तो कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, जब भी नंबर्स में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो तो हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब नंबर्स में हमारे कुछ कॉमन फैक्टर्स हों तब फिर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 5 × 4 है, मतलब 5 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो दैट इज ये हमारा 5 × 4 हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो 12 और 8, ठीक है, एक का बेस 12 है, एक का बेस 8 है, तो तब हमें एलसीएम लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो हो जाएगा 2 6 होगा, अलग अलग कर लो, फिर 2 से करोगे तो ये 2 से करोगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से करोगे 4 होगा, फिर 2 से करोगे 2 होगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 दो बार हमारा कॉमन फैक्टर में आ रहा है, तो यहाँ हमको अलग अलग लिखने की जरूरत पड़ेगी फिर, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेस हमारा क्या हो जाएगा 20, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15 होल डिवाइडेड बाई 20 और पूरे का डिवाइडेड बाई 8/3। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। 16 में से 15 माइनस होगा, माइनस का 1/20 इंटू इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस का 3/160। मुझे ऐसा लगता है कहीं गलती हुई है। अरे एक चीज देखो, 16 में से 15 माइनस होगा तो माइनस का बचेगा 1, ना कि सॉरी प्लस का 1 बचेगा, माइनस का नहीं। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, 3/160 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन अच्छा लग रहा, सॉल्यूशन कराने का तरीका सही लग रहा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें। और अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड tan p एंड cot r एंड इज tan p इज इक्वल टू cot r। और डायग्राम हमारे पास ये है। क्वेश्चन में कह रहा है tan p और cot r फाइंड करना, और ये भी बताना कि क्या tan p और cot r दोनों इक्वल हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वैसे यहाँ पे 13 12 और 5 ये हमारा r³ 5 हो जाएगा, क्योंकि 13 12 और 5 हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस r³ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे r³ रख लेते हैं। क्लियर? 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस r³ स्क्वायर। ठीक है, r³ स्क्वायर हमको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 169 44 144 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से r³ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करो, 9 में से 4 माइनस होगा तो 5 और 16 में से 40 माइनस होगा तो 2, या फिर 6 में से 4 माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, r³ इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हमारा √25 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, tan p हमको फाइंड करना है। ठीक है, tan p। क्लियर? अच्छा देखो, tan p फाइंड करना और p एंगल हमारा यहाँ पे है। क्लियर? तो हमें ये बताया गया कि हमेशा जो एंगल बनता है वो बेस और हाइपोटेनस के बीच में होता है। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर हमारा r एंगल लिया जाएगा तो फिर बेस
और हाइपोटेनस, बेस हमारा ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। अगर हम एंगल आर ले रहे हैं दैट इज ये वाला एंगल, लेकिन अगर एंगल पी ले रहे हैं तो फिर हमारा बेस चेंज हो जाएगा, बेस हमारा पी क्यू हो जाएगा और जो हाइपोटेनस है वो तो आर पी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग tan पी फाइंड करेंगे। तो tan का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर हम लोग एंगल पी की बात करें तो ये बेस हो जाएगा आप पी क्यू। ठीक है, तो हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर क्यू। ठीक है, तो आर क्यू हमारा कितना है, यहाँ पे लिख लो आर क्यू बाई पी आर। ठीक है, तो आर क्यू कितना गिवन है 5 और पी आर कितना 13। ठीक है, तो tan p का जो वैल्यू आ जाएगा 5/13 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग cot r पे। ठीक है, cot r, अब cot r की बात करें तो cot का रेशियो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि बेस हमारा आर क्यू है और जो हाइपोटेनस है वो क्या है, पी आर है। ठीक है, तो यहाँ फिर से लिख सकते हो आर क्यू बाई पी आर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम वही 5/13। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है इज tan p इज इक्वल टू cot r। तो यहाँ पे लिख लो यस, यहाँ पे लिख सकते हो कि tan p इज इक्वल टू 5/13 और cot r इज इक्वल टू 5/13, देन tan p इज इक्वल टू cot r। यहाँ लिख सकते हो यस, tan p इज इक्वल टू cot r। कोई दिक्कत, इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन कह रहा है इफ क्वेश्चन नंबर 15 है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute एंगल सच दैट cos a इज इक्वल टू cos b देन सो दैट एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए और एंगल बी हमारे क्या है, acute एंगल है। ठीक है, और कंडीशन दे रखा है cos a और cos b दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो उसने कहा कि एंगल ए और एंगल बी acute एंगल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये एंगल हमारा राइट एंगल होता है, बाकी ये दोनों एंगल क्या होते हैं, acute एंगल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ए लेट कर लेंगे, इसको बी लेट कर लेंगे और इसको सी लेट कर लेंगे, सिंपल सा बात है। ठीक है, क्योंकि हम इसको ए और इसको बी क्यों लेट करेंगे, उस क्वेश्चन में उसने कह दिया कि एंगल ए और एंगल बी हमारे क्या है, acute एंगल है। ठीक है, फिर आते हैं अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, cos a इज इक्वल टू cos b, ये क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब रेशियो यहाँ पे पुट करो। तो अगर हम लोग cos की बात करें तो cos हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो cos a की बात करें तो बेस अगर इस एंगल के थ्रू हम लोग देखेंगे तो बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। दैट मीन्स कि बेस बाई हाइपोटेनस। क्लियर, तो ये हो जाएगा AC बाई AB इज इक्वल टू cos b पे आ जाओ। तो cos b हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ये वाला लिया जाएगा, तो अब के बाद बेस हमारा क्या हो जाएगा, BC। क्लियर, और जो हाइपोटेनस है वो तो AB ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC बाई AB। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे AB से AB क्या होगा, दोनों तरफ इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, इसका मतलब कि जो AC है और जो BC है ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग अब AC और AB अगर AC और BC इक्वल है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई एंगल AC के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, AC के सामने एंगल B पड़ रहा है, तो एंगल B इज इक्वल टू BC के सामने क्या पड़ रहा है, एंगल A पड़ रहा है, तो यहाँ पे कर लेंगे एंगल A। ठीक है, इसको तुम अरेंज भी कर सकते हो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे पास एक रूल है कि जो इक्वल साइड्स होते हैं, मींस कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनके सामने बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो BC के सामने एंगल A बन रहा है और AC के सामने एंगल B बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है,
इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 15 एकदम इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ना ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसका जो राइट एंगल वो किस पे है, एंगल ए है। ठीक है, तो इसको हम ए लेट कर लेंगे, ये हमारा बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन में कहा है कि tan c इज इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin b cos c प्लस cos b sin c। क्लियर। अब यहाँ पे देखो tan c की बात कर रहा, दैट मीन्स इस एंगल की बात कर रहा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे tan c गिवन है √3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, √3/1 भी कर सकते हैं, है ना। और tan का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर। अब अगर हम लोग इस एंगल से बात करें, इस वाले एंगल से बात करें, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए बी और बेस जो हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो ए बी बाई ए सी। क्लियर। तो ए बी हमारा √3 हो जाएगा और ए सी 1 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि BC² इज इक्वल टू √3 टू द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से हो जाएगा BC² इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से BC इज इक्वल टू हो जाएगा √4, दैट इज BC हमारा कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग साइन बी पे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन बी मतलब कि साइन बी में जो एंगल हमको रखना है पी वाला रखना है। ठीक है, तो साइन का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर एंगल के बेस पे देखें तो AC हो जाएगा और BC हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस सी की बात करें तो कॉस सी हमारा एंगल फिर से इसकी बात कर रहा। ठीक है, तो कॉस का रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसके बेस पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बेस हमारा AC हो जाएगा, हाइपोटेनस तो BC ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू 1/2 प्लस। फिर आते कॉस बी पे, मतलब अब की बार एंगल इसकी बात कर रहा। तो कॉस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब के बाद बेस √2 हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा √3 बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, √3/2 इंटू साइन सी की बात करें तो साइन दैट मीन्स ये वाला एंगल की बात कर रहा। ठीक है, तो इस वाले एंगल से अगर हम लोग साइन का देखें तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो क्या परपेंडिकुलर ए भी हो जाएगा और हाइपोटेनस तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, √3/2। क्लियर। मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 होगा तो 3, दैट इज 3/4। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 क्योंकि बेस इक्वल है तो न्यूमरेटर्स हमारे क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो यही इसका 1 जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बताना है ट्रू और फॉल्स बताना है और यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, हमको बताना कि कौन सा ट्रू होगा इसमें से कौन सा फॉल्स होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, मतलब इसमें ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। उसके कहने का मतलब है कि tan का वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, कैसे फॉल्स है ये हम बताते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज ये बताओ कि वो कह रहा हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। लेकिन अगर वो बात करें यहाँ पे tan 60 का, तो tan 60 हमारा क्या होता है √3 और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। तो ये तो हमारा 7 और 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इस वजह से क्या है, फॉल्स है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
a इज इक्वल टू 12/5 और 12/5 फॉर सम एंगल ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई सेक a का जो वैल्यू है क्या वो 12/5 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेक का अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। तो इसका मतलब हाइपोटेनस 12 है और बेस 5 है, और हमारा रूल कहता है कि जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल में हमेशा जो हाइपोटेनस होता है वो हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन बेस होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है ट्रू है ये, क्लियर। फिर आते हैं आगे, cos A is abbreviation used for the cosecant of A, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा cos होता है, cos को हम लोग कोसाइन लिखते हैं, ठीक है, कोसाइन। और जो हमारा cosecant होता है वो किसका होता है cosec का होता है, ठीक है, cosec A, और ये हो जाएगा कोसाइन A, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा क्या है फॉल्स है, क्लियर। अगर cot A is always the product of cot and A, बिल्कुल सही है यार, ये तो सिंपल सा देखने से लगता है कि cot और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो cot A बन जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 4/3, क्या ये कुछ एंगल थीटा के लिए पॉसिबल है? तो sin थीटा इज इक्वल टू गिवन 4/3, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 4/3 दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये मोर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन जो होता है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है हमेशा, ठीक है। मतलब -1 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये साइन है ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ गई सारी चीजें। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। इसके आगे फिर हम लोगों की नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।